वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शशांक। राघव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रेरणा। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रियंका गुड मॉर्निंग। प्रियंका गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सभी लोग ज्वाइन करें फटाफट से बेटा। गुड मॉर्निंग साक्षी। साक्षी गुड मॉर्निंग। जानवी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जानवी। जानवी गुड मॉर्निंग। बेटा सभी के पास ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? फटाफट से रिप्लाई करें। सभी के पास ऑडियो वीडियो परफेक्टली आ रहा है ना? हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। शशांक यस सर। साक्षी यस सर। जानवी यस सर। ओके बेटा चलिए। प्रियंका वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। चलिए बेटा हमने स्टार्ट किया था जो हमारा सब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या था? हमारा सब्जेक्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग। दिवेश गुड मॉर्निंग। दिवेश आप कल क्लास के लिए नहीं आए थे, ठीक है? चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा कल की क्लास मैंने आपके ग्रुप पे सेंड कर दी थी, आप वो रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा दिवेश। ओके चलिए फटाफट से बेटा हम पढ़ रहे थे, हमारा सब्जेक्ट का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग। कल हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस कंटेंट देखा था और उसके बाद में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है हमने इसके बारे में स्टार्ट किया था। मैंने कहा था बेटा किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो सबसे वेरी फर्स्ट थिंग होती है उसमें लगने वाला मटेरियल। आप किसी भी प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में मटेरियल लगा हुआ, बिना मटेरियल के प्रोडक्ट नहीं बना हुआ होगा। लवीना गुड मॉर्निंग। ठीक है बिना मटेरियल के प्रोडक्ट नहीं बना हुआ होगा, तो मटेरियल एक डायरेक्ट कॉस्ट है। कल मैंने आपको समझाया था कि मटेरियल के बिना प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, कम मटेरियल लगा के नहीं बनाया जा सकता जितना रिक्वायर्ड है, हल्की क्वालिटी का मटेरियल लगा के नहीं बनाया जा सकता। तो फिर हमारा काम क्या है? एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमारी जरूरत कहां है? तो मैंने कहा कि हम अगर एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही हम बिहेव करेंगे तो फिर हमें सैलरी कौन देगा? हम कॉस्ट अकाउंटेंट क्यों बने हैं? क्योंकि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट को बचाने का कोई ना कोई तरीका बताएंगे और हर तरह की कॉस्ट में बताएंगे। सर मटेरियल को कैसे बचाया जा सकता है? मैंने कहा भाई मटेरियल को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन मटेरियल से इंसिडेंटली
कई तरीके की कॉस्ट लगती है, उनमें होने वाली वेस्टेज को हम कवर कर सकते हैं। इसके लिए कल मैंने आपको दो बातें बताई थी बेटा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जिसे हमने कहा था री ऑर्डर लेवल। बेटा अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक नोट्स की शीट दे दी है सभी लोगों को, मैंने आप सभी लोगों को एक नोट्स की शीट दे दी है। जल्दी ही आपको उन सारे नोट्स का फिजिकल फॉर्म भी मिल जाएगा। जब तक आपको फिजिकल फॉर्म नहीं मिलता है तब तक आप अपने किसी दूसरे डिवाइस में उसको ओपन कर सकते हैं। जितनी देर हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उतनी देर के लिए ना तो आपको नोट्स की जरूरत है, ना आपको कुछ भी लिखने की जरूरत है। आपको सब कुछ लिखा लिखाया एकदम अच्छा उसी सेंस में मिलेगा। ठीक है सर, आपको तो केवल मेरे साथ यहां पे समझना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ रिप्लाई कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उतना रिप्लाई करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही बढ़िया। मैंने आपको कल भी कहा था, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए रीऑर्डर लेवल। कल हमने रीऑर्डर लेवल को डिस्कस किया था कि एक पर्सन को दोबारा मटेरियल का ऑर्डर कब देना चाहिए, इससे क्या फायदा हो रहा था। हाँ भाई बताएं, इससे आपको क्या फायदा हुआ था, रीऑर्डर लेवल निकालने से आपको क्या फायदा हुआ था। लवीना, प्रियंका, रीऑर्डर लेवल निकालने का फायदा क्या था। रीऑर्डर लेवल निकालने का फायदा यह था कि इससे आपके पास कभी भी स्टॉक खत्म नहीं होगा। अगर हमारे पास मटेरियल खत्म हो गया तो हमारा लेबर खाली बैठा रहेगा, हमारी मशीन खाली चलती रहेगी, क्योंकि हमारे पास माल ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है जिससे हम प्रोडक्ट को बना पाए। तो ऐसी सिचुएशन से हम बचना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या निकालना था, रीऑर्डर लेवल निकालना था। ये हमने कल पढ़ा था, हम दोबारा क्वेश्चंस में इसको समझेंगे। फिर हमने दूसरा लेवल पढ़ा था बेटा, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल आपको मटेरियल का क्या बताता है, मटेरियल का मैक्सिमम लेवल आपको समझाता है कि पूरे साल में कभी भी आपके पास ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कितना हो सकता है। मैक्सिमम, कोई भी ऐसा दिन जिस दिन आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना मटेरियल हो सकता है, वो हमने क्यों निकाला था, उसका भी रीजन था। हर चीज का रीजन होता है। वो हमने क्यों निकाला था, इसलिए निकाला था कि हमारे गोडाउन का, जो हमारा गोडाउन है उसका मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए। हमने कहा था कल, हमारा आंसर आया था 5240 केजी। तो बेटा मान लो आप 10,000 केजी जितना बड़ा गोडाउन बना लेते हैं, अब वो गोडाउन आपके किसी काम में ही नहीं आएगा, खाली पड़ा रहेगा, उसका किराया लगता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम लेवल से बड़ा गोडाउन आपको नहीं बनाना चाहिए, और उससे छोटा भी नहीं बनाना चाहिए, बहुत छोटा। क्यों, क्योंकि कल को माल आ गया मैक्सिमम लेवल पे तो आप उसे रखेंगे कहां। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारी स्टोरेज, गोडाउन का मतलब क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी को तैयार करना चाहिए। किसके हिसाब से तैयार करना चाहिए, मैक्सिमम लेवल के हिसाब से तैयार करना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा मैंने कहा है, आप जब तक मुझसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, मुझे भी मजा नहीं आएगा। आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। बड़ा ध्यान से, अगर ये लेवल आपने समझा तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है। आज की क्लास से मान लीजिएगा आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। हमेशा आता है, हर साल आता है, कंफर्म आएगा। ठीक है साहब, और यहां नहीं, जगह जगह काम आएगा। पूरी कॉस्टिंग में, पूरी कॉस्टिंग में आपके बहुत सारी जगह वो काम आएगा। क्लियर? चलिए साहब, सर ऐसा कौन सा लेवल है? ऐसा लेवल होता है बेटा, कल मैंने आपको बताया था। देखो, माल कब मंगवाना है, मतलब रीऑर्डर लेवल आपने समझ लिया। ज्यादा से ज्यादा माल कितना मंगवाना है, ज्यादा से ज्यादा माल कितना हो सकता है, वो भी आपने समझ लिया। अब काम की बात क्या आती है? सबसे काम की बात बेटा, माल कब, सॉरी, माल कितना मंगवाना है। मतलब एक बार में आप कितना माल मंगवाएंगे, एक बार में आप कितना माल मंगवाएंगे। सर इस लेवल को क्या कहते हैं? सर हम उतनी, जैसे एक बात बताइए, एक बिल्डर है, उसको एक बिल्डिंग बनानी है। एक बिल्डिंग बनाने में 1 लाख ब्रिक्स लगने वाली है। ब्रिक्स मतलब ईंट, 1 लाख ब्रिक्स लगने वाली है। तो और उस मकान को बनने में 2 साल लगेंगे। तो एक बात बताइए, क्या वो पूरी की पूरी 1 लाख ब्रिक्स पहले ही दिन मंगवा लेगा क्या? जल्दी से बताइए। एक बिल्डिंग, एक मकान को बनने में 1 लाख ब्रिक्स लगने वाली है, उस मकान को बनने में 2 साल लगेंगे। क्या वो सारी की सारी 1 लाख ब्रिक्स पहले ही दिन मंगवा लेगा क्या? सर बिल्कुल नहीं मंगवाएगा। अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, चलो, क्या वो केवल 100 ब्रिक्स मंगवाएगा क्या? क्या वो केवल 100 ब्रिक्स मंगवाएगा? क्या वो केवल 200 ब्रिक्स मंगवाएगा? ऐसा भी नहीं है। तो फिर वो कितनी ब्रिक्स मंगवाएगा? सर वो इस तरह से मंगवाएगा कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी सबसे कम आए और उसको स्टोर करने के लिए जगह भी सही से मिल जाए। मतलब उसकी स्टोर करने की कॉस्ट भी कम आए और उसकी मंगवाने की कॉस्ट भी कम आए। अगर वो 100 ब्रिक मंगवाएगा तो उसे बार बार पूरे दिन मंगवानी पड़ेगी। अगर वो 1 लाख मंगवा लेगा तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए, 1 लाख का पैसा चाहिए, और फिर वहां से चोरी भी होती रहेगी वो। तो इसलिए वो ऐसा लेवल ढूंढेगा जिस लेवल पे उसकी स्टोर करने की कॉस्ट भी सबसे कम आए, मतलब कैरी करने की, रखने की कॉस्ट भी सबसे कम आए, और मंगवाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब ऑर्डर देने की कॉस्ट, क्योंकि जितनी बार मंगवाएगा उतनी बार ऑर्डर देगा, वो कॉस्ट भी सबसे कम आए। कम आने का मतलब क्या होता है? कम आने का मतलब होता है इकोनॉमिक। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एक टर्म काम में लेंगे हम जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसे बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शॉर्ट में आप इसे क्या बोलते हो? ईओक्यू। ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब, फटाफट से, ईओक्यू का मतलब क्या होता है? सर वो ऑर्डर क्वांटिटी जिस ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या होता हो? सर मिनिमम होती है। क्या मिनिमम होता है?
मिनिमम होती है दो बातें। कौन सी दो बातें सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट और क्या होती है जल्दी से? और होती है साहब स्टोरेज कॉस्ट। मैं इसको दूसरा नाम देता हूं, अच्छा नाम देते हैं थोड़ा, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब उस माल को इतने दिन तक, क्योंकि अगर पूरी की पूरी 1 लाख यूनिट मंगा ली तो हमें उसे 2 साल तक, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, पूरी कंज्यूम नहीं हो जाती, तब तक कैरी करना पड़ेगा। तो दो चीजें सबसे कम होती है। तो मतलब सर ईओक्यू कौन सा लेवल है? ईओक्यू वो वाला लेवल है जब आपकी कॉस्ट मिनिमम होती है। जब आपकी कॉस्ट मिनिमम होती है, कौन सी कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर एक बात और बताइए ना, सर परचेज कॉस्ट का क्या होगा? मैंने कहा जब ये फॉर्मूला लगाते हैं ना तो एक अजम्पशन लेते हैं। सर क्या अजम्पशन लेते हैं? अजम्पशन लेते हैं परचेज कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। परचेज कॉस्ट क्या है? परचेज कॉस्ट कांस्टेंट है, परचेज कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपसे 1 लाख यूनिट खरीदेंगे 2 साल में इस प्राइस पे। अब चाहे हम 100 करके मंगवाए, चाहे हम 1000 करके मंगवाए, चाहे हम 10,000 करके मंगवाए, परचेज प्राइस कांस्टेंट हो गया बेटा। तब तो ईओक्यू का आंसर सही आएगा। अगर परचेज प्राइस चेंज हो रहा है तो फिर ईओक्यू का कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। ईओक्यू जरूरी नहीं है, सही आएगा। अब एक बात बताइए सर, ये ईओक्यू कैलकुलेट कैसे होगा? सर ये ईओक्यू कैलकुलेट कैसे होगा? पहले तो बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? फिर हम इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। जल्दी से बताइए, क्या आपको इतनी बात में कोई कंफ्यूजन है क्या? ईओक्यू केवल इतनी बात कहता है कि साहब आप एक बार में कितने मटेरियल का ऑर्डर। प्रेरणा सर वाई परचेज इज कांस्टेंट। प्रेरणा एक फॉर्मूला लगाना होता है ईओक्यू का, एक फॉर्मूला होता है ईओक्यू का। तो वो फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि फॉर्मूला से हम जो आंसर आएगा वो तभी सही आएगा जब परचेज कॉस्ट कांस्टेंट है। अगर परचेज कॉस्ट चेंज हो रही है तो फिर कोई दूसरा तरीका होगा। फिर कॉस्ट को मिनिमम करने का तरीका आरओक्यू और ईओक्यू एक ही है। हाँ बिल्कुल एक ही होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी होती कितनी है? जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे साथ। पहले मैं प्रेरणा की बात का जवाब दे रहा हूं। प्रेरणा देखो दो तरह की चीजें, मैंने कहा ये दोनों कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए तो कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। राघव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, बिल्कुल। तो प्रेरणा हमने कहा कि दो तरह की चीजें हैं। जो फॉर्मूला हम अभी ईओक्यू का लगाएंगे उस फॉर्मूले का आंसर तभी सही आएगा जब परचेज कॉस्ट कांस्टेंट हो। अगर परचेज कॉस्ट चेंज हो रहा है तो फिर तरीका कुछ और होगा, फिर वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये फॉर्मूला हर उस जगह अप्लाई किया जा सकता है जब परचेज प्राइस कांस्टेंट हो। ये इस फॉर्मूले की एजम्पशन है। ठीक है, फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब परचेज कॉस्ट कांस्टेंट हो। अगर परचेज कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है तो फॉर्मूले का आंसर सही नहीं आएगा। क्लियर? अब समझ में आ गया। अब हमें फॉर्मूला समझना है कि सर फॉर्मूला क्या है। मैं इतना भी कर सकता था, मैं आपको फॉर्मूला लिखाता, 5 क्वेश्चन करवाता और आप कहते सर सब समझ में आ गया, लेकिन आप उस फॉर्मूले को वहां भी अप्लाई कर रहे होते जहां पे परचेज कॉस्ट चेंज हो रही होती और आपका आंसर गलत आ रहा होता।
इसलिए हमें ये बातें डिस्कस करनी थी। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि साहब ऑर्डरिंग कॉस्ट में सर ये चीजें इंक्लूड होती है, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो हम फॉर्मूले के बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए सर फॉर्मूला समझा दो। अभी समझते हैं बेटा फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला समझते हैं। चलिए सर फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला है EOQ, मैंने लिख दिया EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है रूट 2 AO अपॉन C। फॉर्मूला है रूट 2 AO अपॉन C। आपका फॉर्मूला है साहब 2AO अपॉन C। सर यहां पे 2 का मतलब जस्ट ए वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन के काम आएगी। A का फॉर्मूला क्या है, A का मतलब क्या है, A का मतलब होता है एनुअल डिमांड। और एनुअल डिमांड किस में होगी बेटा, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड इन यूनिट्स, एनुअल डिमांड इन यूनिट्स। ठीक है साहब, वर्ड ध्यान में रखिएगा, एनुअल डिमांड। क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेगा, वो कई बार कहेगा मंथली डिमांड, कई बार कहेगा क्वार्टरली डिमांड। आपको हमेशा किसके लिए कौन सी वैल्यू लिखनी है, पूरे साल की वैल्यू लिखनी है। ठीक है सर, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर देने की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है। अब समझना, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा फोन करते हो फोन का खर्चा, माल मंगवाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, वो सारी चीजें कहां आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। ठीक है, मतलब माल के मंगवाने के लिए फोन करने से लेके जब तक माल आपके यहां आके रखा ना जाए तब तक सारी चीजें किस में आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। हम माल का ऑर्डर देते हैं और जब तक हमें प्रॉपरली माल रिसीव ना हो जाए तब तक हम उसे कहते हैं हमारा ऑर्डर चल रहा है। क्लियर। तीसरी चीज, तीसरी आइटम आती है बेटा, ध्यान से समझना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वर्ड का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट को एक साल तक कैरी करने की कॉस्ट कितनी आएगी, एक यूनिट को एक साल तक कैरी करना। एक बात बताओ बेटा, मान लो ये मार्कर 100 रुपए का है और मैं आज इस मार्कर को परचेज करता हूं और एक साल तक रखता हूं, तो बेटा 100 रुपए लगे मेरे जेब से, तो पहले तो वो 100 रुपए का इंटरेस्ट कहीं से लाया होगा ना, और अगर मेरा ही पैसा है वरना मैं बैंक में जमा करा देता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। दूसरी बात, इसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसके खराब होने का भी डर है, तो वो सारी कॉस्ट, मतलब एक यूनिट को एक साथ कैरी करने में, स्टोर करने में, इसमें स्टोरेज कॉस्ट भी आ जाती है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी आ जाती है,
कितना पैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है EOQ। इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा उस आंसर पे चाहे आप उस लेवल से कम मंगवा के देखना तो भी आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, आप उस लेवल से ज्यादा मंगवा के देखोगे तो भी आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। वो ऐसा लेवल होगा अगर आप उतना ऑर्डर देते हैं तो आपकी कॉस्ट सबसे कम आएगी। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला सभी को क्लियर है? क्या फॉर्मूला पे किसी को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है क्या? मुझे फटाफट से बताइए। सर परचेज कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन ऑर्डरिंग कॉस्ट। नहीं बेटा, परचेज कॉस्ट अलग है, परचेज कॉस्ट अलग है। इस फॉर्मूला में परचेज कॉस्ट नहीं आता, इसीलिए तो यहां पे एक अजम्पशन ली गई कि परचेज कॉस्ट कांस्टेंट है। आप चाहे कितनी भी यूनिट बनाओ परचेज कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। मतलब एक मार्कर 5 रुपए का आता है तो 2 मार्कर 10 रुपए के आएंगे, 3 मार्कर 15 रुपए के आएंगे, 4 मार्कर 20 रुपए के आएंगे। परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, तभी ये फॉर्मूला सही आएगा। ठीक है सर, कैरिंग कॉस्ट दोबारा से बताइए। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट को, सर इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि मटेरियल के लिए लगने वाली सारी की सारी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट ही होती है। मटेरियल के लिए लगने वाली सारी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट ही होती है। दिवेश, अगर परचेज प्राइस, मैंने यही तो कहा है कि अगर परचेज प्राइस चेंज होता है तो फॉर्मूले का आंसर सही नहीं आएगा, आपको फॉर्मूला पुटअप नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला का आंसर सही तभी आएगा जब आप परचेज प्राइस कांस्टेंट होता है। प्रेरणा आप सुनिए, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट को 1 साल तक संभाल के रखना। जैसे आप कहते हो कि सर मैंने 10,000 यूनिट मंगवाई, अब 10,000 यूनिट एक दिन में तो लगेगी नहीं, तो हम कहते हैं कि भाई उन यूनिट को स्टोर करना पड़ेगा, तो गोडाउन का रेंट भी लगेगा। तो हमने क्या कहा कि एक यूनिट को 1 साल तक स्टोर करने की कॉस्ट को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एक यूनिट अगर आप आज खरीदते हो और उसे 1 साल तक अपने पास रखते हो तो मान लो 10 रुपए का खर्चा आता है, तो अब आप कितने दिन के लिए भी निकाल सकते हो ना। अगर 6 महीने लगते हो तो 5 रुपए का आता है, अगर आप 3 महीने रखते हो तो 2 रुपए 50 पैसे का आता है, अगर आप 9 महीने रखते हो तो 7 रुपए 50 पैसे का खर्चा आता है। क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा, मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करें अपन। सर ईओक्यू, बेटा राघव, ईओक्यू का मतलब क्या होता है? ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी रुपीस में होती है या यूनिट में होती है? जल्दी से बताइए, क्वांटिटी रुपीस में होती है या यूनिट में होती है? जो क्वांटिटी होती है वो रुपीस में होती है यूनिट में? यूनिट में आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, प्रियंका ने एक क्वेश्चन पूछा छोटा सा, मैं बेटा सारे क्वेश्चंस रिप्लाई करूंगा, सब अपने क्वेश्चंस बोले, जितने क्वेश्चन आप, मैं यही तो चाहता हूं आप जितने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे आपके और बाकी सबके भी कंफ्यूजन क्लियर होंगे। सर एनुअल डिमांड मैक्सिमम आएगी क्या? नहीं बेटा, एनुअल डिमांड आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है, आपको कहते हैं कि 1 साल में इतनी यूनिट बिकेगी या इतनी यूनिट काम में आएगी, बस दैट इज एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड होती है कंजम्पशन की यूनिट्स, ठीक है, एनुअल डिमांड होती है कंजम्पशन की यूनिट। चलिए बेटा,
अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और मैं देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है, ठीक है। वैसे मैं वही वाला क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपकी शीट पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन यहां लिख के दूंगा, फिर भी मैं आपको यहां पे क्वेश्चन लिख के दूंगा, आपको उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है मेरे साथ। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट ए मिनट। एनुअल डिमांड है 10,000 केजी। एनुअल डिमांड कितना है बेटा? 10,000 केजी। फिर बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹50, 50 रुपए। आगे बोलता है साहब कि कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल, 1 किलो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 2 रुपए। 1 किलो मटेरियल कितने रुपए में आता है? 2 रुपए में। और आपको बोला साहब स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? वो बोलता है 8%, वो बोलता है 8%। अब बेटा 8% का मतलब क्या होगा? 8% का मतलब होगा कि जो भी यूनिट का प्राइस है, 1 किलो मटेरियल कितने रुपए में खरीदते हैं? 2 रुपए में। तो 2 रुपए का 8%। परसेंट में जब भी बोला जाए तो वो यूनिट के प्राइस का परसेंट होता है। तो परसेंट कितना? 2 रुपए का 8%। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 8% ऑफ यूनिट प्राइस। लेकिन ये कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आप सीधा सीधा भी बोल सकते हैं 8%। आपको समझना पड़ेगा 8% का मतलब यूनिट प्राइस का 8%। अब मैं देखता हूं कौन मुझे सबसे पहले ईओक्यू का आंसर देना है। केवल फॉर्मूला में पुटअप करना है बेटा, केवल फॉर्मूला फटाफट से। ईओक्यू का फॉर्मूला, ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन सी। 2AO अपॉन सी। राघव ने आंसर में दे दिया, राघव कह रहे हैं 2500। जल्दी से बताइए क्या आंसर सही है क्या? 2। ए का मतलब कितना था? 10,000 यूनिट। ए का मतलब एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितना था? 10,000 यूनिट। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी का मतलब क्या था? 2 रुपए का 8%। 2 रुपए का 8%। आंसर इज 2500 यूनिट्स। 2500 यूनिट्स। जल्दी बताइए प्रियंका, दिवेश, राघव, सभी को क्या क्या? 2500 यूनिट्स। 2500 यूनिट्स। जल्दी से बताइए, सभी लोग रिप्लाई करें। शशांक यस सर। प्रेरणा, प्रेरणा रिप्लाई करें। राघव यस सर, शशांक यस सर, प्रियंका यस सर, दिवेश यस सर।
चलिए जानवी, यस सर, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलिए देखिए, इतना सा ही क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर देगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स देगा। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं आगे। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, अभी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है एनुअल कंजम्पशन, एनुअल 18,250 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन कितना है? 18,250 यूनिट्स। वेरी गुड। चलिए यूनिट प्राइस कितना है? यूनिट प्राइस है 36.50। यूनिट प्राइस है 36.50। यूनिट प्राइस के बाद आगे क्या बोलता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 50 रुपए, ₹50। एंड द लास्ट वन स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कितना लगता है? 20%। सॉल्यूशन कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन जल्दी बताइए। ईओक्यू, ईओक्यू आपको क्या कहता है? ईओक्यू का फॉर्मूला 2AO/C। फॉर्मूला में पुटअप कीजिए। 2A कितना है? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड इज 18,250 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 डिवाइडेड बाय 36.50 का 20%। दैट इज योर आंसर। आंसर इज 500 यूनिट्स। आंसर इज 500 यूनिट्स। मतलब एक बार में आपको कितने यूनिट का ऑर्डर देना है? एक बार में आपको 500 यूनिट का ऑर्डर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो एकदम परफेक्ट आएगा। जो कॉस्ट आएगी वो सबसे सबसे कम आएगी। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से बताइए, सभी लोग रिप्लाई करेंगे बेटा। सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। ईओक्यू की हम बात कर रहे थे बेटा, मैंने आपको बड़ा डिटेल में ईओक्यू बताया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ईओक्यू का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा था, लेकिन ये हमारे पूरे कॉस्टिंग में बहुत सारी जगह काम आएगा। इसलिए मैंने आपको पूरा इन डिटेल ईओक्यू बताया है कि ईओक्यू फॉर्मूला देखे तो बड़ा छोटा सा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी √2A/C। इतना बोला, आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, लेकिन अभी इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है। अच्छा एक बात बताए बेटा, आज कुछ लोग नए लोग हैं मेरी क्लास में जो कल क्लास में नहीं थे। आज कुछ ऐसे लोग हैं बेटा जो कल क्लास में नहीं थे। क्या उन्होंने कल वाली क्लास अटेंड कर ली थी? क्या मैंने सबको रिकॉर्डिंग सेंड की है? क्या आपने कल वाली क्लास ले ली थी? क्या मुझे बताइए, क्या आपने कल वाली क्लास का वीडियो देख लिया था? क्या दिवेश नहीं देखा? बाकी लोग बताइए, प्रेरणा और सभी लोग, आप लोगों का जो ग्रुप है, प्रेरणा, जानवी, ठीक है। आज आप लोग एक काम जरूर करेंगे बेटा, वो जो कल वाली क्लास है
उसका वीडियो भी देख लेंगे। मैंने उसमें आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बहुत छोटे छोटे। एक कॉन्सेप्ट देखो, तीन बातें हैं। पहली चीज, ऑर्डर कब देना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर कब देना चाहिए। अभी हमने समझा ऑर्डर कितना देना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर कब देना चाहिए, ऑर्डर कितना देना चाहिए, ऑर्डर देने के बाद आपके पास मैक्सिमम जगह कितनी होनी चाहिए, दैट इज मैक्सिमम लेवल। तो तीन लेवल की बातें हम अभी तक कर चुके हैं। दो लेवल मैंने कल की क्लास में समझाए थे कि ऑर्डर कब देना चाहिए, दैट इज रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कितना हो सकता है, और ईओक्यू हमने आज समझा है। तीन बातें मैं आपको भी एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है साहब। क्वेश्चन बहुत छोटा सा, ठीक है साहब। ये बताइए कि एनुअल डिमांड, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। बेटा एनुअल डिमांड है 36,000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड है 36,000 यूनिट्स, ठीक है साहब। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपीज 25, ठीक है साहब। इसके बाद हम बोलते हैं कि कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है 20% और यूनिट प्राइस है ₹1 पर यूनिट, ₹1 पर यूनिट। सॉल्यूशन EOQ that is 2AO upon C, आंसर कितना होगा 2AO upon C, आंसर कितना होगा। मैंने आपको सबसे पहले कहा है बेटा, ये आपका पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितने नंबर ला सकते हैं आपके हैं। आप कहें सर, कोई कहता है कि जैसे सर हम 11th 12th पढ़ते थे, 10th पढ़ते थे, तो हमें कहा जाता था मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। बेटा आप कॉस्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। चलिए बताइए। प्रियंका 3000, राघव 120, ऐसा कैसे बेटा, ये दो कैसे। बाकी लोग भी आंसर दे, अब तो मुझे सबकी जरूरत पड़ेगी। प्रेरणा 3000, प्रियंका 3000, राघव 120। चलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1 का 20%। अरे भाई ये ट्विन सिस्टर्स के नाम से कौन एडेड है बेटा, अपना नाम लिख के बताएं एक बार मेरे को। जानवी 3000, बेटा ये ट्विन सिस्टर्स के नाम से आपका जो है, आप मुझे अपना नाम बताएंगे। रिद्धि सिद्धि, ओके बेटा, वेरी गुड। अपने इंस्टीट्यूट में पहले से भी 2 ट्विन सिस्टर्स पढ़ती है अपने इंस्टीट्यूट में। अपने जिनका लास्ट अटेम्प्ट इंटर का था उसमें भी 2 ट्विन सिस्टर्स है, ठीक है। तो आंसर इज 3000। बेटा आप अपने कैलकुलेशंस को परफेक्ट करें।
ध्यान से देखिए, 1 का 20% मतलब 0.20, 0.20, 1 का 20% मतलब 0.20। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी, ओके। चलिए, तो बेटा जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं लिया था, जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं लिया था, आज वो मुझे कंफर्म करेंगे, कल का क्लास लेंगे। मैंने वीडियो सबके लिए दे दिया है आपको, कल का क्लास जरूर लेंगे। कल का क्लास लेने के बाद मैं आपको कहता हूं, सबके पास नोट्स की शीट पहुंच चुकी है, आप सबको नोट्स का पीडीएफ मिल गया है। आप पीडीएफ से एक काम करेंगे, सर क्या करना होगा? मैंने कहा आप पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, आपके पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आप क्या निकालेंगे? उसका रीऑर्डर लेवल निकालेंगे और उसका मैक्सिमम लेवल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर कल हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ये दोनों पहली क्लास की स्टडी से आप कर सकते हैं। अब जब आप अपने नोट्स पढ़ेंगे बेटा, आपके नोट्स में ये सारी बातें, जितनी बातें मैंने आज आपको पढ़ाई है वो सारी बातें मैंने आपके नोट्स में लिख रखी है। आपको कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें आपके नोट्स में बताई हुई है। क्लियर? पक्का? कंफर्म? क्या आप सभी इतना काम कर लेंगे? एश्योर करें मुझे, यस और नो सभी लोग। प्रियंका यस, जानवी यस सर। चलिए प्रियंका, शशांक वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। तो आज के लिए अपन अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स 10 o'clock से आपकी आगे की क्लासेस स्टार्ट होगी। बेटा उन क्लासेस के लिए आपको जूम एप्लीकेशन से क्लासेस लेनी है। ठीक है, जूम एप्लीकेशन पे आपको एक आईडी और पासवर्ड मैंने सेंड कर दिया था, फिर भी कुछ नए लोग हैं उनको भी मैंने भेज तो दिया था। आपको आईडी होगा 7424953697, 7424953697। ठीक है, और पासवर्ड होगा स्मॉल लेटर में वीएस क्लासेस, पासवर्ड होगा स्मॉल लेटर में वीएस क्लासेस। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करें और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन।